नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 3। इसमें हम पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था कि जब मंगोल के शासक चंगेज़ खान ने दावा बोला था ट्रांजोक्शियाना क्या है, जो आज का उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर दावा बोला था। उसके साथ साथ उसने दिल्ली सल्तनत पर भी दावा बोल दिया था। तो उसकी इस स्थिति से आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन दोनों ने अपने अपने शासनकाल में कुछ फॉर्मूलों या कुछ प्रशासनिक गतिविधियों में बदलाव किए थे। इन्होंने कुछ नए नए विचारों को, नए नए नियमों को लागू किया था। आइए देखते हैं, लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान डील विद दिस। अब देखते हैं कैसे इन दोनों सुल्तानों ने इस समस्या से अपने आप को बचाया। आइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ये कॉलम है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी का लिखा हुआ है, एक तरफ मोहम्मद तुगलक का लिखा हुआ है। तो अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस, दिल्ली पे 2 बार हमला हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। एक बार हुआ 1299 में, एक बार हुआ 1302 और 1303 में। एज ए डिफेंसिव मेजर इनका सामना करने के लिए, किसका, जो ये युद्ध हुए थे, इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना को तैयार किया, वहीं अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, दिस सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन। तो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में, उसके शुरुआती सालों में उन पर हमला किया गया था। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी को हरा दिया गया था। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट, मोहम्मद तुगलक को विश्वास था अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, अपनी सेना के बल पर, एंड हिज रिसोर्सेज, और उनके संसाधनों पर। टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांजोक्शियाना, इसने भी एक बार एक प्लान किया, एक योजना बनाई हमला करने की। कहाँ पर? ट्रांजोक्शियाना पर। ट्रांजोक्शियाना क्या है, आपको बताया है कि जो आज का उज्बेकिस्तान है वह उस समय का ट्रांजोक्शियाना था। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और उसने भी बाद में एक स्थायी सेना का निर्माण किया, स्थायी सेना तैयार की। सेकंड, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना के लिए एक नया किलेबंदी कस्बा बनाया, एक गैरिसन टाउन बसाया, जिसका नाम उसने सिरी रखा। क्या रखा? सिरी रखा। और यह उसका एक नया गैरिसन शहर था। वहीं रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, नया गैरिसन टाउन बनाने के बजाय उसने जो पुराने 4 थे, उन पुराने 4 में से जो दिल्ली एक कोना था, दिल्ली एक कोना, उसको उसने खाली करा दिया अपनी सेना के लिए। अपनी सेना के लिए उसने सेना को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और जो रेजिडेंट्स थे दिल्ली एक कोना के, उनको उन्होंने वहाँ से उठाकर पुराने शहर में भेज दिया। क्या पर? जहाँ पर उनकी नई राजधानी दौलताबाद थी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के निवासियों को भेज दिया। ठीक है, और दिल्ली कोना में अपना सेना की टुकड़ी को रहने के लिए बोल दिया। तीसरा पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, दिस सोल्जर्स हैड टू बी फेड। अब सोल्जर को खाना भी खाना था, उनका पेट भी भरना था। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर आता था, जो टैक्स आता था, कहाँ से? गंगा यमुना के जो दोआब था, उसकी ज़मीन से जो कर आता था, उसका इस्तेमाल यह सेना के भरण पोषण में करता था। टैक्स वाज फिक्स्ड, और टैक्स निश्चित था। कितना? जितनी उपज किसान करते थे, जितनी पैदावार किसान करते थे, उसका 50% टैक्स के रूप में सेना को दिया जाता था। अब मोहम्मद तुगलक क्या करते थे, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। यह भी उसी एरिया से आर्मी के लिए जो टैक्स इकट्ठा होता था
वहीं से उनके लिए खाने का भी जुगाड़ किया जाता था। बट टू मीट द नीड, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिवाइड एडिशनल टैक्सेस। दिस कोइंसाइडेड विथ फेमाइन इन द एरिया। और लेकिन उसकी सेना जो थी वह बहुत बड़ी थी, उसके लिए उसने कुछ नए टैक्सेस का भी जिम्मा वहाँ के लोगों पर थोप दिया। उन पर और भी टैक्स और भी कर उन पर लागू कर दिए, और इसकी वजह से इन्हें आगे चलकर भुखमरी का भी सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? भुखमरी का सामना। किसको? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। आइए फिर पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। दिस सोल्जर्स हैड टू बी पेड, जो इनकी सेना थी उनको यह पे करते थे, वेतन देते थे। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ताज। इक्ताज जब किसी को जमीन दी जाती थी, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तय किया कि वह अपने सेना को इक्ता देने की बजाय उनको कैश में वेतन देगा। कैसे? उनको कैश में वेतन देगा। दिस सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली। जो वहाँ की सेना थी उन्होंने अपने दिल्ली के जो व्यापारी थे उनसे सामान खरीदना शुरू किया। एंड इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइस। और उनको यह डर था कि वहाँ के व्यापारी कहीं चीज़ों के दाम बढ़ा ना दें। टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने जो दिल्ली की कीमत थी सामान की उस पर अपना नियंत्रण किया। प्राइस वर केयरफुली सर्वेड, जो उनके रेट थे, जो उनकी कीमत थी, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया। किसके द्वारा? उसके अफसर के द्वारा। एंड मैकेनिक एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। और वह व्यापारी, वह मर्चेंट जो एक तय किए हुए रेट पर सामान नहीं बेचता था, उसको सजा दी जाती थी। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी सेना को वेतन ही देता था कैश में। क्या करता था? नगद वेतन देता था। बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस, लेकिन उसने कीमतों पर नियंत्रण करने के बजाय ही यूज्ड ए टोकन, उसने एक टोकन यूज़ किया, एक टोकन मुद्रा यूज़ की जो आज के समय से कुछ मिलती जुलती थी। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, लेकिन वह सस्ती धातु की बनी होती थी। नोट गोल्ड एंड सिल्वर, वह सोने चांदी की नहीं बनी होती थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के लोग जो होते थे उन्हें इस मुद्रा पर विश्वास नहीं था। दे वर वेरी स्मार्ट, वह बहुत होशियार लोग थे। दे सेव्ड देयर कोल्ड सिल्वर कॉइन्स, वे अपने सोने और चांदी के सिक्कों को बचाते थे। एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस इन द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी, और वे अपने राज्य में अपने सारे टैक्स को, अपने सारे करों को इसी मुद्रा से जमा करते थे। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड इजिली, और यह जो सस्ती मुद्रा थी, यह जो टोकन था, इसको आराम से नकल भी तैयार की जा सकती थी। इसकी नकल भी वे लोग आराम से बना सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी, आखिरी पॉइंट, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम थे, वर क्वाइट सक्सेसफुल, वह बहुत सफल थे। एंड क्रोनिकलर्स, और जो इतिहासकार थे, प्रेज हिज रेन, उन्होंने उसके शासनकाल को बहुत तारीफ की है। फॉर इट्स चीप प्राइस, उसके सस्ते दामों को लेकर। एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स, और पर्याप्त मात्रा में बाजार में सामान की पूर्ति होने को और कम कीमत में होने को, इसको उन्होंने बहुत सराहा है। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशन, और वह बड़ी सफलतापूर्वक मंगोलियों के हमलों का, मंगोलियों के धावों के लिए भी तैयार खड़े रहते थे। उनका भी सामना अच्छे से किया जाता था। अब बात आती है प्रशासनिक कदम के, किसके? मोहम्मद तुगलक के। वे वर ए फेलियर, यह असफल हुए थे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर, जब उसने अपना अभियान चलाया कश्मीर में, वाज ए डिजास्टर, वह बहुत गलत कदम था। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांजोक्शियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, फिर उसने अपना जो विचार था, जो योजना थी हमला करने की ट्रांजोक्शियाना में, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, उसने अपने उस अभियान को बीच में छोड़ दिया और अपनी बड़ी आर्मी, जो उसकी बड़ी आर्मी थी, उसको
भंग कर दिया, उसको डिसबैंड कर दिया, उसको भंग कर दिया। मीनवाइल इसी बीच हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, और जो उसका प्रशासन था, जो उसके प्रशासनिक कदम थे, उनमें बहुत सारी समस्या आने लगी। दिस शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज रिसेंटेड, जब उसने लोगों को शिफ्ट किया, लोगों को पहुंचाया दौलताबाद में, तो लोग उससे बहुत नाराज हुए थे। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन, जो कर उसने बढ़ाए थे और वहाँ पर भुखमरी आई थी, उस वजह से जो गंगा यमुना दोआब में जो लोग रहते थे वह विद्रोह करने को तैयार हो गए थे। एंड फाइनली, और अंत में, द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और अंत में उसको क्या करना पड़ा, जो उसकी टोकन करेंसी थी उसको वह वापस लेनी पड़ी, उसका चलन उसको बंद करना पड़ा। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर्स जो उन्होंने ध्यान दिए थे अपने अपने प्रशासन में। सो इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर्स वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत। अब हम इस लिस्ट में देखते हैं तो हमें दिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल हो गए थे अपने कुछ जगहों पर, और हम भूल जाते हैं कि यह सबसे पहला राजा था, पहला शासक था जिसने इतिहास में, सल्तनत के इतिहास में दिल्ली सुल्तान ने योजना बनाई थी किसी ऐसे अभियान को चलाने की जिससे कि वह मंगोल साम्राज्य पर, मंगोल टेरिटरी पर अपना कब्जा कर सके। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, अलाउद्दीन खिलजी के जो बल प्रतिरक्षा, अलाउद्दीन खिलजी के जो बल प्रतिरक्षा के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कदम उठाए थे वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मुगल्स। उसके विपरीत जो मोहम्मद बिन तुगलक के कदम थे उनको माना जाता है कि मंगोलियों के विरुद्ध बड़े ही ऑफेंसिव कदम थे उनकी सेना के। ठीक है दोस्तों, यह भी एक हिस्सा था मंगोलियों के विरुद्ध अपना एक रुतबा कायम करने का। दिस सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी थी, आइए देखते हैं। यू विल नोटिस, आप दोबारा टेबल 1 देखेंगे तो आप ध्यान देंगे, एंड आफ्टर द तुगलक के बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526, 1526 तक तुगलक के बाद सैयद और लोधी वंश ने वहाँ पर शासन किया। बाय देन, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और संपूर्ण दक्षिण भारत यह आज़ाद हो चुके थे और यहाँ के शासक आज़ाद हो चुके थे जिन्होंने अपना अपना शासन वहाँ पे स्थापित कर लिया था। उनके राज्य फल फूल रहे थे और उनकी राजधानी समृद्ध बन रही थी। दिस वाज ऑल्सो द पीरियड, यह वही समय था विच सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स, जिसमें नए नए साम्राज्य, नए नए शासक को उभरता देखा। और वे नए शासक कौन थे? जैसे अफगानी और राजपूत, जैसे अफगानी और राजपूत। सम ऑफ द स्टेट्स established in this period were small but powerful and extremely well administered. इस समय कुछ नए राज्य स्थापित किए गए। इस समय में वो कुछ छोटे समय तक या छोटे थे लेकिन बहुत शक्तिशाली थे और उनका जो प्रशासक था, जो प्रशासन था, वह बहुत ही कुशल था। शेर शाह सूरी की बात करें, 1540 से लेकर 1545 तक शासन रहा। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर, उसने अपने समय की शुरुआत की मैनेजर के तौर पर एक छोटे से प्रांत का, एक छोटे से क्षेत्र का। किसके अंडर? अपने अंकल के लिए, अपने चाचा की सेना में वह मैनेजर था। चाचा कहाँ पे शासक था? बिहार में। एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, और उसने किसको चैलेंज किया? उसने हराया मुगल शासक को। किसको? हुमायूं को। कब? 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक ये शासन रहा हुमायूं का।
शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली, शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, और उसने वहाँ पे अपना वंश स्थापित किया। आल्दो द सूर्य वंश, सूर्य डायनेस्टी जब वहाँ स्थापित हो गई, रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, वह अलग उसने सिर्फ 15 सालों के लिए वहाँ पर शासन किया। कब से कब तक? 1540 से लेकर 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अपना एक प्रशासन उसमें शामिल किया। दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, और उसने अपने प्रशासन के कदमों में अलाउद्दीन खिलजी के जो तरीके थे उनको इसने उसमें लागू किया। एंड मेड दैम मोर एफिशिएंट, और उसके उन कदमों को और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा प्रभावी बनाया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। जो बड़े शासक अकबर हुए हैं, जिसने 56 से लेकर 1605 तक शासन किया, उन्होंने जब मुगल शासन को, मुगल एम्पायर को, मुगल साम्राज्य को जब इनको समेकित किया, तो उन्होंने भी शेर शाह सूरी का प्रशासन व्यवस्था को ही मॉडल बनाया। इन्होंने भी उसके शेर शाह सूरी के प्रशासनिक कौशल को पहचान कर और उसी के नक्शे कदम पर इन्होंने उसको आगे कंटिन्यू किया। तो दोस्तों देखते हैं, ये तो था भारत की बात, भारत के आसपास के इलाके की बात। अब देखते हैं कि 3 ऑर्डर्स, 3 श्रेणियां, कहाँ पर? ये एक फ्रांस की घटना है। कहाँ पर? एक फ्रांस की घटना है। 3 श्रेणियां, द पीस ऑफ गॉड, ईश्वरीय शांति, नाइट्स योद्धा, एंड क्रूसेड्स धर्मयुद्ध, द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स, 3 श्रेणियों का जो विचार आया, वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, वह सबसे पहले सूत्रबद्ध किया गया। कहाँ पर? इन फ्रांस में, इन द अर्ली 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस में 3 श्रेणियों का जो विचार था, यह फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इट डिवाइडेड सोसाइटी, इसने सोसाइटी को, समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 वर्गों में बांट दिया। दोज हु प्रेड, एक तो जो पूजा करते हैं, दोज हु फाउट, जो युद्ध करते हैं, एंड तीसरा दोज हु टिल्ड द लैंड, जो खेती करते हैं। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी का यह वर्ग या यह बंटवारा इनटू 3 ऑर्डर, 3 श्रेणियों में, वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी। उनको पूरा सहयोग किया जाता था चर्च के द्वारा, पादरियों के द्वारा, एंड टू कंसोलिडेट, जिससे कि वह अपना एक वर्चस्व बना सकें इस समाज में। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप, और इसकी मदद से एक नया योद्धा का समूह उभर कर सामने आया, और उसको क्या कहा? उन योद्धाओं कहते थे नाइट्स। द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप, जो चर्च था वह इन समूह की सुरक्षा करता था, संरक्षण करता था, एंड यूज देम टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ऑफ पीस एंड गॉड, और वह इनका इस्तेमाल करता था ईश्वरीय शांति के विचार को फैलाने में। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देमसेल्व्स, और उनका प्रयास रहता था कि ये लोग आपस में झगड़ा न करें, एंड सेंड देम इंस्टीड ऑन ए कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलेम, और ये चाहते थे कि इनको भेज दिया जाए उन मुस्लिम के साथ युद्ध करने के लिए जिन्होंने जेरूसलेम पर अपना कब्जा किया हुआ है। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड्स, और इस सीरीज को, इस श्रृंखला को, इस अभियानों की श्रृंखला को नाम दिया गया क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध। क्या दिया गया? क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. इन अभियानों ने और भगवान की सेवा ने, गॉड की सेवा ने, और इन चर्च के तरीकों से जो इनका स्टेटस था, जो समाज में रुतबा था नाइट्स का, वह पूरी तरह बदल चुका था। ओरिजिनली, सामान्य तौर पर, दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स, सामान्य तौर पर ये जो नाइट्स होते थे यह कुलीन वर्ग से संबंध नहीं रखते थे, इनका कोई संबंध कुलीन वर्ग से नहीं था,
बट बाय द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी, लेकिन 11वीं सदी के बाद तक, इसके अंत तक, इन फ्रांस में, एंड सेंचुरी लेटर, और एक शताब्दी के बाद जर्मनी में भी, दी हम्बल ओरिजिन्स ऑफ दीज वॉरियर्स वर फॉरगॉटन, इनका दीनहीन अतीत, इनका जो दीनहीन वाला अतीत था उसको भुला दिया गया। बाय द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, नोबल वाज ऑल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स, जो कुलीन होते थे वह भी यह सोचते थे कि उनको भी नाइट्स की तरह पहचाना जाए, उनको भी योद्धाओं की तरह पहचाना जाए। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर है आप लोगों का इसकी एक्सरसाइज करने का, तो आप लोग इसके क्वेश्चन कीजिए, और अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लेके आते हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।